हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई एम नेहा एंड यू आर वाचिंग कॉन्सेप्ट बॉक्स। इस चैनल में आपको बायोलॉजी स्टोरी के फॉर्म में मिलेगी। और आज के इस सेशन में हम कंप्लीट करने वाले हैं पूरा यूनिट 3 एमसीक्यू के थ्रू। तो क्या एमसीक्यू के थ्रू पूरा का पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा? यस। हम पूरी की पूरी एनसीईआरटी की लाइन एक्चुअली हम कंप्लीट करेंगे थ्रू एमसीक्यू। और एक क्वेश्चन इज इक्वल टू मल्टीपल क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन अगर आप करते हो ना, उससे 3-4 क्वेश्चन आगे के आपके और बन जाएंगे। क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ मैं बहुत सारी थ्योरी बताते जाऊंगी, बहुत सारे ट्रिक्स बताते जाऊंगी, सो दैट आपको वो क्वेश्चन वहीं के वहीं याद हो जाए। पूरा का पूरा एमसीक्यू याद हो जाएगा बच्चों। और इसके बाद अगर आप ये सारा क्वेश्चन करने बैठते हो ना, आई बेट यू आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और यूनिट 3 में आते हैं 3 चैप्टर: सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बायोमोलिक्यूल एंड सेल साइकिल। इसमें मैंने सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड सेल साइकिल को इंक्लूड कर दिया, एक साथ कंबाइन कर दिया है, सो दैट कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सेल स्ट्रक्चर सेल साइकिल को एक साथ हम पढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है हमको। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत फायदा होने वाला है आपका। बहुत सारे लेक्चर्स, एमसीक्यूज, ट्रिक्स, ब्रेन हैक, काउंसलिंग हेल्प, बहुत कुछ आपको यहाँ एक ही चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। मुझे मिलता तो मैं तो जरूर कर लेती, सिर्फ एक क्लिक ही तो करना है। और साथ साथ बहुत सारे एग्जाम्स के अपडेट्स भी मिलते हैं। इतना कुछ, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो सारे बच्चे तैयार हैं? कॉपी पेन लेकर के बेटा तैयार हो जाओ। क्वेश्चन 1 है, सेल ऑफ ह्यूमन डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली। ह्यूमन सेल कितने देर में डिवाइड होता है? ह्यूमन का एक सेल कितने देर में डिवाइड होता है? ये एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, एंड द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। ये डिवाइड होता है 24 आवर्स में। हर 24 घंटे में आपका एक सेल डिवाइड हो जाता है, चाहे आप कुछ करो या ना करो। और इसमें 23 आवर्स ये बिताता है किस फेज में, बताओ। देखो, एक क्वेश्चन के साथ हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ये 23 आवर इंटरफेज में बिताता है, जिसको प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। जैसे कि कोई भी काम हम करते हैं तो प्रिपरेशन में ज्यादा समय लगता है। कुकिंग में, प्रिपरेशन में, कुकिंग तो तुरंत हो जाता है, प्रिपरेशन में समय लगता है। आप नर्सिंग की तैयारी करो, एग्जाम देने जाओगे, 1 घंटे का एग्जाम हो जाएगा, या मान लो 3 घंटे का एग्जाम हो जाएगा, लेकिन प्रिपरेशन पूरे साल करते हो। तो वैसे ही इनका भी इंटरफेज लॉन्ग होता है, लॉन्गेस्ट फेज होता है। एंड देन फिर होता है बेटा एम फेज, जिसको माइटोसिस फेज कहते हैं। और एम फेज सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का होता है, 1 घंटे का होता है, जिसमें कि इसके एग्जाम लिए जाते हैं। और ये 2 पेपर होते हैं, करियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। करियोकाइनेसिस में इनसे कहा जाता है कि जरा न्यूक्लियस को डिवाइड करके बताओ, और साइटोकाइनेसिस में इनको कहा जाता है जरा अपने साइटोप्लाज्म को डिवाइड करके बताओ। तो करियो का मतलब होता है, कुछ भी चीज हम याद नहीं करेंगे, करियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। एंड काइनेसिस का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड। बायोलॉजी में जब आपको ब्रेक डाउन करने आता हो तो कोई भी क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएगा। साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, या साइट आप डायरेक्ट इसको सेल से ले सकते हो, सेल। सेल का डिवीजन, सेल का डिवीजन 90 मिनट किसका होता है बेटा? और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ईस्ट का होता है, ठीक है। ईस्ट डिवाइड करता है हर 90 मिनट में। नेक्स्ट, which of the following stage correspond to the interval between mitosis and initiation of DNA replication? माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में कौन सा स्टेज आता है? देखो बेटा, अभी हमने क्या पढ़ा कि इंटरफेज है, इंटरफेज है, एंड एम फेज है। एम फेज है, जिनसे ये क्वेश्चन बन गया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं बना, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन आ रहा है, वो ध्यान से सुन लो, आपको क्वेश्चन देखते चीजें बन जाएगी। इंटरफेज में 3 फेज आते हैं, जीवन को एस से जीतू, और फिर मस्त रह। ठीक है, एम फेज मतलब मस्त रह, जीवन को एस से जीतू। यहां पर क्या पूछ रहा है? इनिशिएशन ऑफ डीएनए। इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है? डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है? एस फेज में। ठीक है, एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। और एम फेज के बीच का फेज पूछ रहा है, तो बेटा कौन सा फेज है? G2 फेज। कौन सा फेज है? G2 फेज। नाउ सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जीवन फेज। जीवन फेज के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है। जीवन फेज इज इक्वल टू द प्रिपरेशन फेज। प्रिपरेशन फेज का भी वो फेज जिसमें आप सबसे ज्यादा एक्टिव होते हो। जैसे
एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हो तो सबसे पहले क्या बोलते हो? यस, मैं नीट की तैयारी करूंगा, मैं नर्सिंग की तैयारी करूंगा, तो इसके लिए मैं बुक्स खरीदूंगा, पेन खरीदूंगा, डायरी खरीदूंगा, कोचिंग का पता करूंगा, कोचिंग जाऊंगा, बहुत खुश होते हो, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हो। बाद में जाके भले ही खुश हो जाओ, लेकिन शुरू में बहुत एक्टिव होते हो। तो ये जो फेज है जीवन का, ठीक है, ये बहुत ही एक्टिव रहने वाला फेज है। सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, यहाँ क्या लिखा है? इनएक्टिव, तो ये तो गलत है। डीएनए डज नॉट रेप्लिकेट, यस, डीएनए यहाँ पे रेप्लिकेट नहीं होता। डीएनए रेप्लिकेट सिर्फ एस फेज में होता है। एस फेज इज फॉर डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेंट्रियोल रेप्लिकेशन, ठीक है, सेंट्रियोल वहां पर डबल होता है। डीएनए रेप्लिकेट नहीं, ये एस फेज में होता है। क्रोमोसोम नंबर डबल, नो, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द मिसमैच, आपको मिसमैच ढूंढना है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। करियोकाइनेसिस, करियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन, ठीक है, न्यूक्लियस का डिवीजन। सेल है, सेल में न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। और न्यूक्लियस डिवीजन के साथ साथ बेटा क्या डिवाइड हो जाती है? न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोजोम है। तो क्रोमोजोम भी डिवाइड हो जाती, सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोजोम, दिस इज करेक्ट। साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ये भी सही है। इंटरफेज, स्मॉलेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल, अभी मैंने बताया ऊपर में ही, इंटरफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल, तो ये गलत है। आपको मिसमैच ही ढूंढना है ना, तो ये है आंसर। एम फेज इज माइटोसिस फेज, ये सही स्टेटमेंट है, तो आपको गलत वाला बताना है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी तक कितने बच्चों का बना है? जो भी क्वेश्चन हमने किए हैं, कितने बच्चों का सही जा रहा है? बेटा कमेंट करके जरूर बताया करो, सो दैट मैं भी मोटिवेटेड रहूं कि हाँ, सही प्रिपरेशन जारी है या नहीं। आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन की नीड है या नहीं है? मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ, मेटाफेज का जो क्रोमोसोम होता है वो किसका बना हुआ होता है? मेटाफेज में क्या नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं या सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं? सबसे पहले तो सवाल ये आता है, कोई भी फेज है बेटा उसमें सिस्टर क्रोमैटिड आएंगे, ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड आएंगे। सिस्टर क्रोमैटिड किसको बोल रहे हैं बेटा? सिस्टर क्रोमैटिड किसको बोल रहे हैं? इसको। एक ही क्रोमोसोम के, सिंगल क्रोमोसोम के दो आर्म, ठीक है, जैसे मेरे ये दो आर्म है, ये क्या कहलाएंगे? सिस्टर क्रोमैटिड कहलाएंगे, ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड। और नॉन सिस्टर, मान लो मैं किसी के साथ हाई फाई करती हूँ तो उसका हाथ मेरा हाथ, वो क्या हो गया? नॉन सिस्टर, समझ गए? तो ये सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं, एक ही क्रोमोसोम के दो आर्म जो होते हैं, ठीक है, क्रोमैटिड जो होते हैं उसको हम सिस्टर क्रोमैटिड, ये एक क्रोमैटिड है, ये एक दूसरा क्रोमैटिड है, ओके, ये सिस्टर क्रोमैटिड है। तो यहां पर क्या मेटाफेज में टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड आते हैं या फिर फोर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड आते हैं, फोर सिस्टर क्रोमैटिड आते हैं, टू सिस्टर क्रोमैटिड? तो यहां पर बेटा टू सिस्टर क्रोमैटिड विच आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर, ये क्या है बेटा? सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर है। ये सभी आकर के एक साथ अलाइन हो जाते हैं, एक साथ अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग प्रोफेज विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स, अच्छा इस क्वेश्चन से पहले मुझे ये बताओ कि माइटोसिस और मियोसिस, माइटोसिस जो है वो इक्वेशनल डिवीजन है या मियोसिस इक्वेशनल डिवीजन है? कौन सा इक्वेशनल डिवीजन है और कौन सा रिडक्शनल डिवीजन है? ये जरा सोच के रखो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फिर मैं आगे आपको इसके बारे में बताती हूँ। ड्यूरिंग प्रोफेज which of the following occur? Condensation of chromosomal material, chromosomal material become tangled, centrosome duplication, movement of both centriole at one pole of cell। देखो, बहुत बारीकी से देखने की बात है, प्रोफेज के दौरान में होता क्या है? प्रोफेज, प्रोफेज डिवीजन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, डिवीजन की तैयारी कर रहे हैं, तो सारे न्यूक्लियस ना बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। जैसे लड़की विदा होने वाली होती है तो क्या होता है घर में? वही वाला सीन है, लड़की पूरी तैयार हो जाएगी, मतलब क्रोमोसोम पूरा अच्छे से कंडेंस होकर के बटरफ्लाई शेप में यूं ऐसे तैयार हो गया, तैयार हो गया सारा क्रोमोसोम। उसके अगल बगल जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो हटना शुरू हो गया। उसके अलावा जो सेंट्रियोल थे वो दोनों अपने अपने पोल में, दो पोल में जाना स्टार्ट हो गए, दूर होना शुरू हो गए, और एस्टर हल्का हल्का निकालने लगे, एस्टर फॉर्मेशन करने लगे। एक एक वर्ड मेरे ध्यान से सुनना, ओके। और तैयारी होने लगी कि इनको अब हमको सेपरेट करना है। सो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, यस, ये होता है। क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम टैंगल, टैंगल का मतलब कि उलझ जाना, नहीं,
पहले उलझे हुए थे, अब यहाँ पर पहले वो लड़की बिल्कुल ऐसी पड़ी हुई थी घर में, अब उसको पता है कि अरे भाई दूसरे घर जाना, वो बिल्कुल सच सवर के तैयार है, टैंगल नहीं होगा। ठीक है। सेंट्रोजोम डुप्लीकेशन, क्या सेंट्रोजोम का डुप्लीकेशन होता है? नहीं। ठीक है। मूवमेंट ऑफ बोथ सेंट्रियोल एट वन पोल, वन पोल में चले जाते हैं? नहीं, एट द अपोजिट पोल। ठीक है, अपोजिट पोल में वो चले जाते हैं, दोनों अलग अलग पोल की ओर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये भी बेटा गलत है। ठीक है। तो अगर आप मेरा सेल साइकिल वाला एक वन शॉट वीडियो वो आप देखोगे ना, बिल्कुल आपको लाइफ लॉन्ग नहीं भूल पाओगे बेटा, लाइफ लॉन्ग नहीं भूल पाओगे, क्योंकि बिल्कुल आपके लाइफ से रिलेट करके लव स्टोरी के थ्रू मैंने उसको समझाया है। वही चीज मैं यहाँ रिपीट कर रही हूँ। ठीक है। क्रोमोसोम यहाँ पर लड़की होती है और उसका एक लव स्टोरी चलता है, उसी से रिलेट करके मैंने पढ़ाया हुआ है। एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज, जब एनाफेज आता है तो क्या होता है? क्रोमोसोम स्प्लिट इनटू। देखो, प्रोफेज में क्या हो रहा है? सब कुछ तैयारी हो रही है कि भाई अब इनको अलग करना है। मेटाफेज में सब एक लाइन में आकर के क्या करती हैं? डांस करती है। शादी से पहले डांस वांस होता है ना, संगीत वंगीत होता है, सब इक्वेटोरियल प्लेन में आकर के डांस करती हैं। एंड एनाफेज इज अलग होने वाला फेज। एनाफेज में अब बिछड़ने वाला फेज है। एनाफेज इज बिछड़ने वाला फेज। सारे के सारे क्रोमोसोम इक्वेटोरियल लाइन में आ जाते हैं मेटाफेज में, और इसलिए इजिली माइक्रोस्कोप से दिख जाते हैं। सब ऐसे आ गया। अब लेकिन एनाफेज में क्या हो गया? एनाफेज में क्या हो गया? ये जो सेंट्रियोल थे ये क्या स्पिंडल फाइबर फेंकना शुरू कर देते हैं। स्पिंडल फाइबर यहाँ पे लगा देते, काइनेटोकोर से अटैच कर देते हैं और बोलते हैं कि बस बस बहुत डांस कर दिया, अब अलग हो जाओ, अब अलग हो जाओ। तो माइटोसिस में क्या होता है? 46 इधर चल जाते हैं, 46 इधर चल जाते हैं। लेकिन यही मियोसिस अगर होता है बेटा, तो वहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम साथ में आते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर में आते हैं, इस तरह से, इस तरह से। और क्या होता है? और क्या होता है? 23 एक में चले जाते हैं और 23 एक में चले जाते हैं। इधर सेंट्रियोल क्या करता है? इनको अलग कर देता है। यहाँ एक सेंट्रियोल से पूरा का पूरा एक क्रोमोसोम जुड़ा होता है। ठीक है, एक स्पिंडल फाइबर से एक पूरा काइनेटोकोर जुड़ा होता है क्रोमोसोम का। और यहां पर क्या होता है कि एक क्रोमोसोम इधर वाले स्पिंडल फाइबर से जुड़ा होता है, इधर वाले स्पिंडल फाइबर से। ठीक है, एक क्रोमोसोम दो स्पिंडल फाइबर से जुड़ा होता है, दोनों बिल्कुल अलग हो जाते हैं। यहाँ 46 क्रोमोसोम नंबर 1 से क्रोमोसोम नंबर 46 एक इक्वेटोरियल लाइन में अलाइन होता है। यहाँ क्रोमोसोम नंबर 1 से क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है और ये क्रोमोसोम नंबर 23, फिर ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, क्रोमोसोम नंबर 23, इस तरह से ये अलाइन होते हैं और अलग हो जाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है? रिडक्शनल है। 46 से यहाँ पेयरिंग होती है और 23 में रह जाते हैं, किसमें? मियोसिस में, मियोसिस में। और माइटोसिस में बेटा, माइटोसिस में क्या होता है कि 46 इधर इधर चल जाएंगे, 46 इधर चल जाएंगे, तो इक्वेशनल, इक्वेशनल होता है। 46 पहले भी थे, पेरेंट के पास भी 46 था, अब बच्चों के पास भी 46 हो गए। ठीक है। सो एनाफेज में क्या होता है? अलग हो जाते हैं क्रोमोसोम। ठीक है। वन क्रोमैटिड, क्या क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाता है एक क्रोमैटिड में? नो, नो। आई होप कि क्रोमैटिड वगैरह आपको पता होगा, सेंट्रोमियर वगैरह आपको पता होगा। 4 डॉटर क्रोमैटिड्स में? नहीं। 2 डॉटर क्रोमोसोम्स में? क्या ये 2 डॉटर क्रोमोसोम्स में अलग हो जाते हैं? यस। ठीक है, एक क्रोमोसोम 2 डॉटर क्रोमोसोम में सेपरेट हो जाता है। ठीक है, 2 डॉटर क्रोमोसोम्स में सेपरेट हो जाता है। ये एक क्रोमोसोम सेपरेट हो करके 2 डॉटर क्रोमोसोम में बदल जाता है, 2 डॉटर क्रोमोसोम में बदल जाता है, अलग अलग सेल में चला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो पार्ट बेटा आपको आता हो, आपको लग रहा है कि आपको ये पार्ट आता है, समझने की जरूरत है, आप भगा के आगे चले जाओ, दूसरे क्वेश्चन में चल जाओ। लेकिन जिसको नहीं पता है उसको मैं थोड़ा बता देना चाहती हूँ। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस इज, मियोसिस का लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है? प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 इज द लॉन्गेस्ट फेज, क्योंकि ये अगेन डिवाइड होता है 5 फेज में। ठीक है, कौन कौन से 5 फेज होते हैं बेटा? कौन कौन से? ले जाएगी पैकेट, दी दी दीदी पैकेट ले जाएगी, लेस का पैकेट ले जाएगी। ठीक है, लैप्टोटीन, जाइगोटीन,
पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकेनेसिस। लैप्टोटीन में क्रोमोसोम्स लिपट के बिल्कुल बटरफ्लाई शेप में आ जाती, खूबसूरत हो जाती, कंडेंस हो जाती। जाइगोटीन में जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, पापा का, मम्मी का, ठीक है, क्रोमोसोम 1 मिल जाता है, पापा का क्रोमोसोम 2 मम्मी का क्रोमोसोम 2 मिल जाता है, ठीक है। ये जोड़ियां बना लेती हैं, अपनी अपनी जोड़ियां ये बना लेते हैं। जाइगो से याद रखो जोड़ी, जोड़ी बनाते हैं। और जोड़ी किसकी वजह से बनाते हैं? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ये एक बंदा है जो इन लोगों को मिलाता है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। पैकेटीन में क्या करते हैं, जब जोड़ियां बनती हैं तो आपस में क्या होता है, फिर लेन देन होता है ना। ये लंबा फेज होता है, जोड़ियां वड़ियां हो गई, शादी तय हो गया, उसके बाद क्या होता है कि भाई तुम मुझे कुछ दो, मैं तुम्हें कुछ दूंगा, तुम मुझे अंगूठी पहनाओ, मैं तुम्हें अंगूठी पहनाऊं, ये सब चलता है। तो ये थोड़ा सा लॉन्गेस्ट फेज होता है, इसमें भी लॉन्गेस्ट होता है इन दोनों के बनस्पत। जाइगोटीन और लैप्टोटीन से ये लंबा जाता है, और इसमें फिर टेट्राड वगैरह ये सब दिखते हैं, विजिबल होते हैं अच्छे से। जाइगोटीन में ये याद रखना बेटा, यहां से क्वेश्चन आता है। जाइगोटीन में आपके बन जाते हैं बाइवेलेंट, बाइवेलेंट एंड टेट्राड बनते हैं, टेट्राड बनते हैं। साइनेप्टोनिमल, साइनेप साइनेप्टोनिमल, ठीक है, साइनेप्सिस, नेप्सिस, ये सब इसमें बनते हैं। लेकिन बाइवेलेंट और टेट्राड दिखता किसमें है? विजिबल, अच्छे से विजिबल किसमें होता है बेटा? पैकेटीन स्टेज में। और यहां पर पैकेटीन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर, लेन देन का काम चल रहा है, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर चल रहा है, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल, रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, कॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन क्या लिख रही हूं हड़बड़ में। रिकॉम्बिनेशन बनता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनते हैं। और ये किसकी वजह से होता है? रिकॉम्बिनेज एंजाइम की वजह से, ठीक है। ये जो देन लेन चलता है ना, क्रॉसिंग ओवर चलती है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम की वजह से होता है। फिर डिप्लोटीन में भाई इनका ईगो सामने आ जाता है, समझ में आ जाता है कि तुम मेरे लिए नहीं बने, मैं तुम्हारे लिए नहीं बना। फिर डिप्लोटीन में इनका ईगो सामने आ जाता है, और इनमें आ जाता है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है ना, वो भी अलग हो जाता है। भाई तुम लोग लड़ते झगड़ते रहो, मैं तो चला, तो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स भी अलग चला जाता है। और यहां पर बन जाता है क्या? एक्स शेप स्ट्रक्चर। ये देखो एक्स शेप स्ट्रक्चर जो बना, इसको हम कहते हैं काइजमाटा, काइजमाटा। मैं यहां पर एक क्वेश्चन में इसलिए सब बता रही हूँ क्योंकि आगे के सारे क्वेश्चन तुमसे बन जाएंगे। और डायकेनेसिस में बिल्कुल ये अलग हो जाते हैं कि भाई तुम्हारे साथ तो हमको रहना ही नहीं है। जाइगोटीन इज कैरेक्टराइज बाय, जाइगोटीन इज कैरेक्टराइज बाय, जाइगोटीन में क्या होता है? क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग, जाइगोटीन मैंने बताया जोड़ी बनेगा, पेयरिंग होगा। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर होते हैं, 1 से 1, 2 के साथ 2। साइनेप्सिस अकर बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, गलत। फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इन होमोलोगस क्रोमोसोम, यस, ठीक है। साइनेप्टोनिमल बनता है कॉम्प्लेक्स किसके बीच में? होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। होमोलोगस का मतलब क्या है? होमो मतलब सेम, लोगस मतलब लगते हैं, दोनों सेम है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इन नॉन होमोलोगस, गलत है। तो क्या क्या सही है बेटा? 1 and 4, 1 and 4 आर ट्रू। आइडेंटिफाई करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोफेज 1, ये मैं अभी बता दी हूं क्या है। ले जाएगी पैकेट दीदी, कहाँ है? ले जाएगी पैकेट, बीच का गायब किया है, दी ये गलत है। जाइगोटीन पैक्टो ये गलत है, डिप्लोटीन जाइगोटीन ये भी गलत है, नन ऑफ दिस, ठीक है। अब बाईवेलेंट इज, बाईवेलेंट क्या होता है? मैंने ऊपर बात की कि बाईवेलेंट बनता है मतलब जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम है बेटा, यहाँ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से जुड़ते हैं ऐसे, ठीक है, और यहां पर भी जुड़ते हैं। इसको क्या कह रहे हैं? बाईवेलेंट। ये क्या हो रहा है बेटा? बाईवेलेंट, दो क्रोमोसोम एक साथ जुड़ गए, ठीक है, दो क्रोमोसोम एक साथ जुड़ गए। बनता किसमें है? जाइगोटीन में। दिखता क्लियरली किसमें है बेटा? दिखता क्लियरली किसमें है जब क्रॉसिंग ओवर होता है? दिखता किसमें है? पैकेटीन में, अच्छे से बाईवेलेंट। और इसी को हम क्या कहते हैं? टेट्राड भी, 1 2 3 and 4, चार चार क्रोमेटिड एक साथ लाइन में, ठीक है, टेट्राड। और बाईवेलेंट भी कहते हैं, बाईवेलेंट मतलब 2, ठीक है, 2 क्रोमोसोम एक साथ किसके बीच में होता है? पेयर ऑफ नॉन होमोलोगस, नहीं। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय पेयर ऑफ साइनेप्स होमोलोगस क्रोमोसोम, यस, ठीक है। कहां पर किससे बनता है बेटा? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से बने हुए जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसकी वजह से।
फॉर्म ड्यूरिंग पैकेटिन स्टेज, नहीं, पैकेटिन स्टेज में दिखाई देता है अच्छे से। मोर क्लियरली विजिबल इन जाइगोटिन, नो। फॉर्म इन जाइगोटिन एंड क्लियरली विजिबल इन पैकेटिन। अ सेल ऑर्गेनली कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इज, ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जिसके पास होता है? दैट इज लाइसोसोम। ठीक है, दैट इज लाइसोसोम। क्योंकि इसीलिए इसको बीन बैग भी बोलते हैं। ये क्या करता है, सेल के अंदर जितनी भी कोई डिस्टरबेंस आती है तो ये क्या करता है, सेल को ही खा जाता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं, सो दैट ये बाकी सेल को डिस्टर्ब ना करे। और सेल के अंदर जितना भी कचरा मटेरियल वगैरह होता है उसको एंगल्फ करके सेल को क्लीन रखता है। ठीक है, तो लाइसोसोम इज नोन एज द बीन बैग एंड ऑल्सो नोन एज द सुसाइडल बैग। और ये ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि इसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। चमक गया कि नहीं चमका? समझ में आया कि नहीं आया? अभी तक जितना पढ़ा रही हूं सब समझ में आया है कि नहीं आया? अगर आ रहा है बच्चों, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर, बहुत दुख की बात है, मेहनत इतनी करती हूँ, पढ़ा रही हूँ, तुम्हारे वो वाली हाल है बेटा कि तुमने नीट दिया, नर्सिंग किया, एम पैरामेडिकल सब किया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। ऐसे मैं भी इतने सारे वीडियोस डाल रही हूँ, अपडेट्स डाल रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, और अपना जो बेस्ट हो सकता है वो बेस्ट कर रही हूँ। ऐसे देखो, क्वेश्चन भी आप देख रहे हो ना, सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन भी चुन करके ला रही हूँ, ऐसे नहीं कि कोई भी पीडीएफ उठाया और पढ़ाना शुरू कर दी। सब कुछ रिसर्च करके मैं सब कुछ अवेलेबल करा रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद चैनल को लाइक नहीं करता, कोई वीडियो को शेयर नहीं करता, सब्सक्राइब नहीं करता। शायद मेरा फेस किसी को अच्छा नहीं लगता, आई डोंट नो व्हाट, बट ऐसा है। एक समय के बाद कभी कभी लगता है कि मैं क्यों मेहनत कर रही हूँ यहाँ, है ना? जब बच्चों को रिक्वायरमेंट नहीं है तो वाई आई एम फेसिंग सो ट्रबल। और वीडियो बनाने में क्या मेहनत जाती है आपको पता है, कि गर्मी में वीडियो बनाना पड़ता है, बहुत समय लगता है, पहले पीपीटी तैयार करो, उसके बाद फिर आपको पूरा कंटेंट पहले तैयार करो, फिर बिल्कुल माहौल शांत होना चाहिए, बहुत सारी चीजें, फिर एडिटिंग करो, बहुत कुछ होता है इसके बीच। एक वीडियो में कम से कम पूरा दिन आपका चला जाता है। अब इतने मेहनत करने के बाद लाइक सब्सक्राइब के लिए फिर आप बच्चों को इंसिस्ट करो, है ना? चलो कोई बात नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो थे ना, पहले खुद ही सेपरेटली ऐसे घूमते थे। हाँ, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली आराम से, क्योंकि भाई उनके पास अपना मशीनरी है, सब कुछ था। लेकिन फिर जब वो प्रोकैरियोट्स के पास आए, फिर दूसरे सेल के पास आए, और उन सेल ने उनको जब एंगल किया तो समझ में आया कि वी आर बेटर टुगेदर, जब हम साथ में है तो ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर वो साथ में रहने लगी। ये कहानी नहीं, ये सच की बात है बेटा, रिसर्च पढ़ लेना। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज होते हैं, यस, फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेली and they contain DNA but lack protein synthesizing machinery। यहां तक ये बात सही है, ठीक है। दे कंटेन डीएनए, इनके पास अपना डीएनए होता है, बट लैकिंग प्रोटीन, ये गलत है। दे हैव देयर राइबोसोम्स, और इनका राइबोसोम कैसा होता है? 70S राइबोसोम। इनके पास अपना प्रोटीन मशीनरी होता है, 70S राइबोसोम होता है। और यूकैरियोटिक सेल में कौन सा राइबोसोम है बेटा? हमारे जो सेल है उसमें कौन सा राइबोसोम? 80S राइबोसोम होता है। ठीक है, 80S राइबोसोम होता है। सो इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा वाला गलत है, दूसरा वाला गलत है। A is true, B is false. Now, which of the following are not membrane bound organelle? membrane bound organelle कौन है, मतलब कौन है जो नंगा है? वो कौन है बेटा? वो है आपका राइबोसोम। वो है कौन है? राइबोसोम। छोटी छोटी गोलियां, है ना, छोटी छोटी गोलियां, इसके चारों ओर कोई ऑर्गेन, कोई मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, मीसोजोम क्या होता है? इनर अनफोल्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरियल सेल है रेस्पायरेशन करते हैं, रेस्पायरेशन में हेल्प करता है एंड सेल डिवीजन में हेल्प करता है। बैक्टीरियल सेल के सेल डिवीजन में हेल्प करता है एंड रेस्पायरेशन में हेल्प करता है। वैक्यूल्स ज्यादा, सबसे बड़ा किसमें होता है? प्लांट्स में होता है। और ये जो वेस्ट है उनको रखता है, वाटर को रखता है। एंड लाइसोसोम बता दिया है आप लोगों को। नेक्स्ट, सेल ऑर्गेनली विथ मेम्ब्रेन आर, मेम्ब्रेन के साथ वाले सेल ऑर्गेनली कौन कौन से होते हैं? दैट इज पीवी जेल। ठीक है, पीवी जेल से याद रखो, पीवी जेल, पीवी जेल, दैट इज
नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलुलर ऑर्गेनेली विथ मेम्ब्रेन आर, मेम्ब्रेन के साथ वाले कौन है जिन्होंने कपड़े पहन रखे हैं? दैट इज लाइजोसोम, लाइजोसोम के पास होता है, यस। गोल्गी अपैरेटस, यस। माइटोकॉन्ड्रिया, पहला ही सही है। इसमें देखो, जिसमें जिसमें राइबोसोम आया है वो तो नहीं होगा, जिसमें इसमें राइबोसोम आया है वो तो नहीं है, ठीक है। द क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर इज लोकेटेड क्लोज टू वन एंड, देखो क्लोज टू वन एंड लिखा है, वन एंड नहीं लिखा है कि एंड पे मौजूद है, वो टेलोसेंट्रिक। क्लोज टू वन एंड है तो, क्लोज टू वन एंड है तो बेटा एक्रोसेंट्रिक। अगर मिडिल में है, अगर मिडिल में है तो इसको कहते हैं मेटासेंट्रिक। सेंट्रोमियर अगर मिडिल में है तो मेटासेंट्रिक, मिडिल से थोड़ा ऊपर है तो इसको कहते हैं सब मेटा, सब मेटा। और मिडिल से, और मिडिल से और ऊपर है, टेल के पास है तो इसको कहते हैं एक्रो। एंड बिल्कुल टेल में है तो इसको हम क्या कहते हैं? टेलोसेंट्रिक, ठीक है, टेलोसेंट्रिक। मैच करना है, और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इन्हीं में से आएगा। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल, क्लोरोफिल, क्रिस्टे एंड राइबोजाइम। सेंट्रियोल क्या करता है बेटा? सेंट्रियोल एंड सेंट्रोजोम, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखो, जो सेल है ना आपका, जो सेल है आपका, उसमें एक एरिया है सेंट्रोजोम, जिसके चारों ओर अपना मैट्रिक्स होता है। साइटोप्लाज्म के अलावा उसका अपना मैट्रिक्स होता है, और उसमें उसमें परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे ऐसे, जो लकड़ी की गट्ठी होती है ना, गट्ठर, उस तरह से अरेंज सेंट्रियोल होते हैं। और ये सेंट्रियोल क्या करते हैं? स्पिंडल फॉर्मेशन का काम करते हैं एंड हेल्प इन सेल डिवीजन, ठीक है। ये 90 डिग्री पे एक दूसरे से अरेंज होते हैं, और ये बने हुए होते हैं ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स के, ठीक है। 9+0 इसका अरेंजमेंट होता है एनिमल्स में, और सीलिया फ्लेजला में 9+2 होता है, ठीक है। तो सेंट अब बन जाएगा, देखो सेंट्रियोल क्या है? सेंट्रियोल किसमें हेल्प करता है? बेसल बॉडी, सीलिया एंड फ्लेजला। क्लोरोफिल में थैलाकॉइड है। क्रिस्टे, क्रिस्टे इन फोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हमको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इन फोल्डिंग होती है क्रिस्टे कहते हैं उसको। राइबोजाइम इज अ न्यूक्लिक एसिड, एक ऐसा न्यूक्लिक एसिड जो एंजाइम की तरह भी काम करता है, ठीक है। तो आंसर हो गया 4, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, पहला वाला ही। व्हाट इज ट्रू अबाउट राइबोसोम? राइबोसोम जो कि प्रोटीन फैक्ट्री है, उसके बारे में क्या सही है? दीज आर फाउंड इन यूकैरियोटिक, नो इट्स फाउंड इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में 70s टाइप का और यूकैरियोटिक में 80s टाइप का, ठीक है। तो ये गलत हो गया। सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन ऑफ सम आरएनए बहुत रेयर होता है बेटा, ऐसा बहुत रेयर होता है, ये गलत है। प्रोकैरियोट्स में 80s दिया है, ये गलत है, ठीक है। एस का मतलब सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है, ये सही है। दीज आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, ये सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनल सेल थ्योरी? फाइनल सेल थ्योरी का पार्ट नहीं है। सेल हैज अ थिन आउटर लेयर कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तो था पार्ट, ठीक है। ये पार्ट तो है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट होता है, ये स्वान ने बोला था। एंड ये जो आपके सिल्डन है, सिल्डन है, उन्होंने बताया था, जो बॉटनिस्ट थे। स्वान वाज द जूलॉजिस्ट। स्वान ने बोला था कि हर सेल के चारों ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और सिल्डन ने बोला था फिर कि जिनके पास जो सेल वॉल होती है ना, सेल वॉल होती है, वो प्लांट सेल है, वो प्लांट सेल को उन्होंने पढ़ा था। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द सेल, ये भी सही है। ऑल सेल एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये किसने कहा था? रूडोल्फ विर्चो ने कहा था, ये पता होना चाहिए बेटा, रूडोल्फ विर्चो, विर्चो, रूडोल्फ विर्चो ने कहा था। तो ये भी बात सही है, तीनों सही है, कोई भी ऐसा नहीं है। तो यहां पर ये हो गया नन ऑफ दीज। क्वेश्चन उल्टा पूछा है ना, यहाँ पे पूछना चाहिए था कि कौन सा पार्ट है, तीनों है, ठीक है। A bacterial cell was taken and gram staining was done. एक बैक्टीरियल सेल लिया गया, बैक्टीरिया को लिया गया और ग्राम स्टेनिंग किया गया। ऑब्जर्व दैट इट डिड नॉट टेक ग्राम स्टेन, ग्राम स्टेन नहीं लिया। कौन नहीं लेगा बेटा? पॉजिटिव बैक्टीरिया या नेगेटिव बैक्टीरिया? जो पॉजिटिव बैक्टीरिया है, नाम से पता चल रहा है, कोई चीज अगर किसी चीज को ले ले तो पॉजिटिव कहलाती है ना, कि हाँ
ठीक है। ग्राम नेगेटिव इसने मना कर दिया, भाई नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास लिपिड की थिन मेम्ब्रेन है और इसके पास बहुत सारी मेम्ब्रेन है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे होली खेलने जाते हैं ना, तो एक बंदा है जो सिर्फ ऑयल लगा के गया, एक बंदा बहुत सारे कपड़े पहन के गया, बहुत सारे कपड़े पहन के गया, उसके अंदर पूरा रंग घुस गया, लेकिन जो ऑयल लगा के गया उसके अंदर रंग नहीं जा पाया। ठीक है, तो वो कलरफुल नहीं हो पाया, तो ग्राम नेगेटिव है। और ग्राम नेगेटिव वाले काफी टॉक्सिक होते हैं, बहुत ज्यादा पैथोजेनिक होते हैं, बीमारियां कॉज करते हैं, एंड ये बहुत रूप भी बदलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सा सही नहीं है? रिस्पॉन्स टू ग्राम स्टेन इज ड्यू टू सेल एनवेलप। द सेल एनवेलप एक्ट एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। द ग्लाइकोकैलिक्स इज सिमिलर इन ऑल द बैक्टीरिया, नन ऑफ दिस। बताओ कौन सा सही नहीं है? आपको क्वेश्चन से लगता होगा या थियरी पढ़ के लगता होगा कि हमको सब आता है, लेकिन जब क्वेश्चन करने बैठो ना तो अपनी औकात सही वाली समझ में आती है कि हमको भाई नहीं क्लियर है कॉन्सेप्ट, हमको लग रहा है कॉन्सेप्ट क्लियर लेकिन नहीं समझ में आ रहा है। नॉट ट्रू कौन सा सही नहीं है? रेस्पॉन्स टू ग्राम स्टेन इज ड्यू टू सेल एनवेलप, ये सही है। क्यों होता है? सेल एनवेलप की वजह से ही ना। एक के पास क्या है? ऑयली है, लिपिड का लेयर है, पतला लेयर है, और एक के पास बहुत सारे लेयर है। द सेल एनवेलप एक्ट एज ए सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, दिस इज करेक्ट। ये एनसीईआरटी की एकदम पक्की वाली लाइन है। सेल एनवेलप के तीन लेयर होते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल हो गया, और ग्लाइकोकैलिक्स हो गया, तीन लेयर हैं, लेकिन ये तीनों लेयर एक यूनिट की तरह काम करते हैं, एज ए सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। द ग्लाइकोकैलिक्स लेयर इज सिमिलर इन ऑल बैक्टीरिया। क्या ग्लाइकोकैलिक्स सब में सिमिलर होता है? नहीं, यही वाला आंसर होगा आपका। ग्लाइकोकैलिक्स बेटा किसी में स्लाइमी होता है, स्लाइमी होता है, और किसी में हार्ड होता है, कैप्सूल वाला। ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करना है पिक्चर। सारे पिक्चर तो देख के जाओगे आपको सेल वाले चैप्टर का। ठीक है, जो सेल का पहला चैप्टर है ना, यूनिट ऑफ लाइफ, उसका पूरा जितना भी लेबलिंग है सब अच्छे से देख के जाओगे, क्लोरोप्लास्ट का, माइटोकॉन्ड्रिया का, सबका। तो बेटा बी क्या है? बी आउटर कवरिंग है। ठीक है, और ए है मैट्रिक्स हो गया। चलो यहीं से हम देख के बता देंगे। ए क्या है? ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स किस में दिया है? पहले में दिया है, सी में दिया है। फिर उसके बाद बी आउटर मेम्ब्रेन है, बी आउटर मेम्ब्रेन, तो यही वाला आपका सही हो गया, ये सही हो गया। सी क्रिस्टे है, डी इनर मेम्ब्रेन है, हाँ सही है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग। अमाइलोप्लास्ट क्या होगा? ये वाला ना क्वेश्चन बच्चे बहुत गलती करते, भूल जाते हैं। देखो याद रखना, अमाइलो का मतलब ही होता है कार्बोहाइड्रेट, अमाइलो का मतलब ही होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। अमाइलोप्लास्ट ये सभी प्लास्टिड्स के पार्ट है, तो अमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट। एलियो, एलियो का मतलब होता है ऑयल एंड फैट। देखो ए आई ओ है ना, तो ऐसे याद रखो, ओ आई एल है, उल्टा है। ठीक है, ऑयल एंड फैट्स। एल्यूरो, एल्यूरो का मतलब होता है प्रोटीन। तो 312 पहला वाला ऑप्शन। नेक्स्ट, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? सेंट्रियोल फॉर्म बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला, ये सही है। ठीक है। सेंट्रियोल गिव राइज टू स्पिंडल फाइबर एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन इन एनिमल सेल, सही है। देखो पिछला मैंने जितना बताया वही सब आगे आपको काम आ रहा है। सेंट्रियोल हेल्प करता है स्पिंडल फाइबर बनाने में। और फिर फ्लैजला के कौन कौन से पार्ट होते हैं ये भी पढ़ लेना। ठीक है, बेसल बॉडी हुक होता है, ये वाला पार्ट जो है बेटा ये हुक कहलाता है, ये वाला पार्ट बेसल बॉडी कहलाता है, बेसल बॉडी। और ये किस में हेल्प करते हैं? लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। सेंट्रोजोम इज एन ऑर्गेनेली यूजुअली कंटेनिंग टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल, ये भी सही है। पेरिफेरल फाइब्रिल ऑफ सेंट्रियोल इज डबलेट, नो। पेरिफेरल फाइब्रिल ऑफ सेंट्रियोल डबलेट नहीं होता है। ठीक है, पेरिफेरल फाइब्रिल ऑफ सेंट्रियोल इज नॉट डबलेट, इट इज ट्रिपलेट, इट इज ट्रिपलेट। देखो जो फाइब्रिल होते हैं ना वो ट्रिपलेट होते हैं ना, ट्रिपलेट होते हैं और 9 इन नंबर होते हैं, इस तरह से ट्रिपलेट होते हैं एंड 9 इन नंबर होते हैं। ठीक है, 9+0 का फॉर्मेशन बनता है या 9+2 का फॉर्मेशन होता है। 9+0 किस में बनता है? हमारे सेल में। ठीक है, और 9+2 किस में बनता है बेटा? सीलिया फ्लैजेला में, सीलिया फ्लैजेला में। ओके,
एक्सोनीम, हब, ये सब पता होना चाहिए आपको। मैच द कॉलम, ये तो फट से बन जाएगा आपको। मेटासेंट्रिक मिडिल में होगा, सब मेटासेंट्रिक स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडल। एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक होगा क्लोज टू एंड, एंड टेलोसेंट्रिक टर्मिनल सेंट्रोमियर। तो 1 2 3 4 यही सही है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करना है आपको, बताना है कौन कौन सा पार्ट है। ए क्या है बेटा? ए इज सैटेलाइट। ऊपर में ये क्या है? सैटेलाइट है। ये क्या है? कॉन्स्ट्रिक्शन है, चुटैया बना दी, कॉन्स्ट्रिक्ट करके चुटैया बना दी, कॉन्स्ट्रिक्शन। एंड देन सी क्या है? सेंट्रोमियर है। देखो कहाँ दिया हुआ है, ए बी, हाँ यही वाले में दिया है। डी इज लॉन्ग आर्म, डी इज लॉन्ग आर्म, ई इज शॉर्ट आर्म, सही है, ठीक है। Microtubules are the constituents of, microtubules are the constituents of cilia। constituents नहीं बोलेंगे, एक तरह से ये कहेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या बनाने में हेल्प करते हैं। दैट आर सीलिया बनाने में, फ्लैजेला बनाने में, एंड द सेंट्रियोल, ठीक है। ये स्पिंडल फाइबर, हाँ ये होगा स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल एंड सीलिया, इनको बनाने में हेल्प करते हैं। पेरोक्सीजोम बनाने में तो हेल्प नहीं करते ना बेटा, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन, ये बोल सकते थे। एंड ये जो है किसको बनाने में हेल्प करते हैं? स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल्स एंड सीलिया। और एक बात याद रखना कि प्रोफेज में जब ये थोड़े थोड़े इस तरह के एस्टर्स प्रोड्यूस करते हैं, इस तरह का छोटा छोटा जब स्पिंडल फाइबर प्रोड्यूस करते हैं तो उसको एस्टर कहते हैं, और उसके बाद फिर लॉन्ग स्पिंडल फाइबर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। प्रोटीन कौन सी होती है? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन होती है, ओके। किस तरह का स्पिंडल फाइबर प्लांट सेल में बनता है, एनिमल सेल में क्या स्पिंडल फाइबर बनता है, तो किस शेप का बनता है, ये सब पता होना चाहिए। क्या प्लांट सेल में स्पिंडल फाइबर बनता है या ऐसे ही डिवाइड हो जाते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के, जब आप डिफरेंस पढ़ोगे ना उसमें, ठीक है। बाकी ये दोनों चैप्टर, सेल पूरा यूनिट आप मेरे लेक्चर से देख सकते हो, वन शॉट से। सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग, करेक्ट मैचिंग जीवन फेज में क्या होता है बेटा? जीवन फेज को गैप वन फेज बोलते हैं। साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, करियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन, एस फेज, सिंथेसिस फेज। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4 ऑप्शन ही नहीं है। सी का टू किसी में हो, सी का टू होगा ही नहीं बेटा। अच्छा सी का टू ऐसे उल्टा दिया हुआ है, ओके ओके। ए का 1, ठीक है। सी का सी का 2 सही है। फिर बी का 3, हाँ ये वाला हो जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं। एनाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, एनाफेज मतलब कि अलग होना। इसमें क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर कभी स्प्लिट नहीं होगा, ठीक है। सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होगा। सेपरेशन, anaphase is characterized by splitting of centromere, separation of chromatids, movement of chromatids to opposite pole, all of these अलग होने वाला फेज है ना, तो सब अलग हो रहे हैं। और टीलोफेज में क्या होता है? वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आने लगता है उनके चारों ओर, सारी चीजें जो गायब हुई थी प्रोफेज में वो सब वापस आने लगती हैं, और फिर ये आपस में टेलीफोन में बात करते हैं, है ना। Select the correct statement from the following. In leptotin stage, the chromosome become gradually visible in light microscope. Yes. लैप्टोटेन स्टेज में क्रोमोसोम लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल हो जाता है, एनसीईआरटी की लाइन है। ड्यूरिंग जाइगोटिन द हेट्रोलोगस क्रोमोसोम, गलत है बेटा ये, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम। काजमाटा इज जे शेप, नो, काजमाटा इज एक्स शेप। एंड ये किसमें बनता है? डिप्लोटीन में बनता है, ये बात सही है, लेकिन एक्स शेप होता है ये। पैकेटिन इज कैरेक्टराइज बाय साइनेप्टोनिमल, साइनेप्टोनिमल किस में बनता है बेटा? जाइगोटिन में। आई होप कि सारी चीजें आपको अब याद हो गई होंगी, सब कुछ याद हो गया होगा। क्रॉसिंग ओवर इज एन एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। देखो क्वेश्चन करने से जितना क्लैरिटी मिलती है ना और चीजें याद होती हैं, उतना थियरी से नहीं होता। रिकॉम्बिनेशन इज सीन इन, रिकॉम्बिनेशन किसमें देखने को मिलता है बेटा? रिकॉम्बिनेशन इज सीन इन पैकेटिन स्टेज। माइटोसिस इज अकर इन, माइटोसिस किसमें होता? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हैप्लॉइड सेल में, डिप्लॉइड सेल में, ट्रिप्लॉइड सेल में, किसमें? माइटोसिस किसमें होता बताओ? ये सिंपल से क्वेश्चन फंसाते हैं हमें। माइटोसिस बेटा हैप्लॉइड सेल में भी होता है, किसमें? प्लांट के केस में,
प्लांट के केस में जब स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, ये सब हैप्लॉइड होते हैं ना इनके, वो माइटोसिस के थ्रू ही तो बड़े होते हैं। ठीक है, और फंगी में भी आपने देखा है। देन डिप्लॉइड, डिप्लॉइड सेल ह्यूमन में होगा। ह्यूमन में जो डिप्लॉइड सेल है वो माइटोसिस करेंगे। लेकिन एक और चीज है एनिमल में, सॉरी ह्यूमन नहीं, हम एनिमल कहेंगे। एनिमल में बेटा ड्रोन जो है, ठीक है, अगर हम ड्रोन की बात करें, ये हैप्लॉइड, इसकी पूरी की पूरी बॉडी हैप्लॉइड होती है, 16 क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है, जो फीमेल होती है उसके पास 32 क्रोमोजोम है, तो वो तो भाई मियोसिस करेगी। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, 16 क्रोमोजोम ऑलरेडी हाफ क्रोमोजोम है, तो माइटोसिस ही होगा, माइटोसिस ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हैप्लॉइड माइटोसिस होता है। तो बोथ ए एंड बी। ट्रिप्लॉइड सेल कहाँ देखने को मिलते हैं? ट्रिप्लॉइड सेल एंडोस्पर्म में देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो बनता है ना PEN, उसमें। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर मियोसिस? मियोसिस के लिए क्या करेक्ट है? मियोसिस 1 इज रिडक्शनल डिवीजन। यस, रिडक्शनल डिवीजन है, सही बात है। मियोसिस 2 रिडक्शनल है, नहीं, वो इक्वेशनल डिवीजन है माइटोसिस की तरह। ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, ये सही है। लास्ट क्वेश्चन, मैच द स्टेज। अभी बायोमोलिक्यूल बचा है, कॉलम को मैच करना है। पैकेटीन, पैकेटीन में क्या हो रहा है बेटा? पैकेटीन में क्या हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, पैक हो गए हैं बिल्कुल, क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं। मेटाफेज में सभी के सभी इक्वेटोरियल प्लेन में आके ब्रेकअप पार्टी करते हैं। डायगेनेसिस में दूरियां आती हैं, डायगेनेसिस में दूरियां आती हैं। टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमाटा, काइजमाटा जो बचा था वो भी खत्म, खत्म। डिप्लोटिन में काइजमाटा बनता है और डायगेनेसिस में वो भी खत्म हो जाता है। जाइगोटीन पेयरिंग, तो 3-4-1, 3-4-2-1, 3-4-2-1, 3-4-2-1, 3-4-2-1। ठीक है, नाउ अब हम आ जाते हैं बायोमोलिक्यूल्स में। बायोमोलिक्यूल्स, क्वेश्चन नंबर 1, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम क्वेश्चन फटाफट करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एंजाइम? एंजाइम के लिए कौन सा सही नहीं है? स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है, ये सही है। दे आर मेड अप ऑफ फैट एंड शुगर, ये सही नहीं है। तो आपका आंसर हो गया ये, क्योंकि दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, नॉट फैट एंड शुगर। स्पेसिफिक टेम्परेचर पे एक्ट करते हैं, सही है, एंड स्पेसिफिक पीएच पे एक्ट करते हैं। ठीक है, द टाइटली बाउंड नॉन प्रोटीनेसियस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, बताओ कौन सा है? ऐसा कौन सा और प्रोटीनेशियस ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो टाइटली बाउंड हो जाता है, बिल्कुल चिपकू दोस्त की तरह होता है? दैट इज प्रोस्थेटिक। ठीक है, पॉजिटिव दोस्त की तरह होता है, प्रोस्थेटिक होता है। फिश प्रोटीन, फिश प्रोटीन कंसिडर्ड न्यूट्रिशनली सुपीरियर टू मोस्ट वेजिटेबल। फिश को बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस माना जाता है क्योंकि इसमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं, वो सारे अमाइनो एसिड हैं जो आपको बाहर से खाने हैं। नॉन एसेंशियल वो अमाइनो एसिड होते हैं जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, तो हमारी बॉडी कहती है तुमको खाने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। लेकिन एसेंशियल वो है जिसको तुम्हारी बॉडी कहती है मेरे पास नहीं है भाई, तुम खा लो बाहर से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक अमाइनो एसिड? देखो, एसिडिक बेसिक अमाइनो एसिड पहचानने का ये तरीका है, एसिडिक वाले में डबल COOH वाला होगा, और बेसिक वाले में NH2 दो बार होगा। ठीक है, सो देखो यहां पर नहीं, NH2 एक ही बार है, यहां पर NH2 दो बार है, तो ये है बेसिक। कायरल क्या होता है? ठीक है, कायरल क्या होता है? कायरल अमाइनो एसिड कौन से होते हैं? कायरल अमाइनो एसिड कौन सा ऐसा अमाइनो एसिड है जो कायरल नहीं है? ये पता होना चाहिए आपको। कौन कैनावेलिन ए इज, क्या है? ये लैक्टिन है। जितने भी टेबल बायोमोलिक्यूल चैप्टर में दिए हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन आएंगे, मोस्टली मोस्ट प्रोबेबली वहीं से क्वेश्चन आएंगे बेटा, क्योंकि वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और जो एसिड सॉल्युबल पूल बनाते हैं हम, जो सबसे पहले जो चटनी बनाई जाती है, वो उसमें कौन सा यूज किया जाता है? एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड यूज करते हैं। ठीक है, द लैक्टेड हाइड्रोलाइसिस लैक्टोज इनटू, लैक्टेज जो एंजाइम है वो लैक्टोज को किस में कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। मैच करना है। फैटी एसिड, फैटी एसिड कौन सा है इसमें? पैल्मेटिक है।
फॉस्फोलिपिड कौन सा है बेटा, बताओ। फॉस्फोलिपिड कौन सा है? लैक्टीन है। लैक्टिन इज द फॉस्फोलिपिड। इसके बारे में काफी डिटेल में दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में। एरोमेटिक अमाइनो एसिड, अरोमा, पहले मैराथन सीरीज में मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी आपको। अरोमा किसकी आएगी? फिनाइल की आएगी, टायर की आएगी, टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टो। और वो अरोमा फैलेगी किससे? ट्रिप्टोफैन, फैन से फैलेगी। ठीक है, तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन। एसिडिक अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड। तो आंसर क्या हो गया? 4-3, 2-1। 4-3-2-1। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी फीडबैक देना है कि मैम आप थोड़ा टाइम दिया करो समझने के लिए, क्वेश्चन को वेट करने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, उसका आंसर करने के लिए, तो वो उस तरह का फीडबैक आप दे सकते हो। फीडबैक दोगे, मैं उसी तरह से लेक्चर आपको प्रोवाइड कराऊंगी। और अगर आपको सब चैप्टर के वन शॉट चाहिए तो मैं प्रोवाइड करा दूंगी, लेकिन आपका फीडबैक इज मस्ट इंपॉर्टेंट। द प्रोटीन कॉम्पोनेंट ऑफ अ होलो एंजाइम इज नोन एज। प्रोटीन कॉम्पोनेंट जो होलो एंजाइम होते हैं, होलो एंजाइम मतलब कंप्लीट एंजाइम एक तरह से समझो। उसमें दो पार्ट होते हैं, एक प्रोटीन पार्ट होता है, एक प्रोटीन पार्ट होता है, और एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, नॉन प्रोटीन। ठीक है, जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको एपो एंजाइम कहते हैं, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो को एंजाइम। ठीक है, वो क्या है बेटा? आपका को एंजाइम है। अब को एंजाइम अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जैसे बॉस है, बॉस के असिस्टेंट अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। एक चिपकू वाला हो सकता है, एक जैसे प्रोस्थेटिक, एक ऐसा हो सकता है जब जरूरत पड़े तभी आए। समझ गए? उस तरह से ये अलग अलग तरीके के होते हैं। कोएंजाइम एनएडी एंड एनएडीपी कंटेन, कोएंजाइम एनएडी एंड एनएडीपी कंटेन नियासिन, दैट इज विटामिन बी 3, दैट इज विटामिन बी 3 नियासिन। ये एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, सारे के सारे एनसीईआरटी की लाइन से बने हुए हैं। नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, ये जरा बताओ। बहुत इजी है, बहुत इजी है, लेकिन बच्चे बहुत फंसते हैं इसमें। नाइट्रोजन बेस कौन सा होगा बेटा? यूरासिल होगा नाइट्रोजन बेस। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड कौन सा होगा? न्यूक्लियोसाइड, इसमें थाइमिडीन हो, थाइमिडिलिक एसिड होगा या साइटिडीन होगा? साइड है बेटा, साइड, मतलब फॉस्फेट नहीं है इसमें, तो साइटिडीन होगा। न्यूक्लियोटाइड कौन सा होगा? थाइमिडिलिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कौन सा है? आरएनए। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया 4-4-3, 4-3-2-1। नेक्स्ट, which structure level enable the protein to function as enzyme? कौन सा स्ट्रक्चर लेवल एनेबल करता है प्रोटीन को टू फंक्शन एज अ एंजाइम? टर्शियरी। जो जब प्रोटीन बहुत ज्यादा फोल्ड करता है प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, टर्शियरी लेवल पे जब वो आता है तो वो एंजाइम की तरह वर्क करता है। एन ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन को फैक्टर विच इज इजिली सेपरेबल फ्रॉम एपो एंजाइम, जो इजिली सेपरेट हो जाता है एपो एंजाइम से, कि भाई मुझे ना उतनी कोई जरूरत नहीं है तुमसे, तो वो क्या है? को एंजाइम। प्रोस्थेटिक चिपका हुआ रहता है, बोलता है मैं नहीं अलग होने वाला। ठीक है, वो एंजाइम सिर्फ जरूरत पड़ी तो आया, उसके बाद वो अलग हो जाता है। ये कैसे टिक मारा हुआ है? एक को इनहिबिटर ऑफ सक्निक डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर सक्निक डिहाइड्रोजिनेज का क्या होता है बेटा? मेलोनीट होता है। और सक्निक डिहाइड्रोजिनेज किसको किस में बदलता है, ये याद है तुमको? याद है? और मेलोनेट की वजह से वो नहीं बदल पाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे नीट की एक सीट है या नर्सिंग की जो सीट है, उसके लिए बहुत सारे बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरा बच्चा जो बहुत मन लगा के पढ़ रहा है, मेलोनेट बहुत मन लगा के पढ़ रहा है, वो सकनीट वाले को सक्सेसफुल नहीं होने देता है। ठीक है, सकनीट को सक्सेसफुल नहीं होने देता है। अब सकनीट को क्या करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, मतलब कि सकनीट डिहाइड्रोजिनेज को बहुत ज्यादा हमको यूज करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट एंड मार्क द ऑप्शन दैट हैज बोथ करेक्ट स्टेटमेंट। ब्लड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज नॉर्मल मैन इज टू, अरे ये तो दिया ही नहीं है, 4.5 to 5.5। क्या ये सही है? सही है। ठीक है, इन प्रोटीन ओनली लेफ्ट हैंडेड हेलिकल आर ऑब्जर्व, गलत। राइट हैंडेड क्या ऑब्जर्व होता है? राइट हैंडेड। द पिच ऑफ बीडीएन इज 3.4 एंगस्ट्रॉम, गलत। 3.4 nm होता है, 3.4 nm। देखो, दो बेस के बीच में 0.34 nm होता है, तो 10 के बीच में कितना होगा? 10 के 10 के बीच में कितना हो जाएगा? 10 जब राउंड होंगे ऐसे
10 के बीच में कितना होगा बेटा? 3.4 nm। और यही एंगस्ट्रॉम में कितना हो जाएगा? 34 एंगस्ट्रॉम। यहाँ 34 एंगस्ट्रॉम होता है, 3.4 नहीं। ठीक है। एट ईच स्टेप ऑफ एसेंट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए 36 डिग्री। ठीक है। क्या हर स्टेप पे 36 डिग्री होता है? यस, 1 and 4। Select the option which is not correct with respect to enzyme action. Substrate bind with enzyme at its active state. क्या एक्टिव स्टेट पे बाइंड होते हैं? यस, सही है। एडिशन ऑफ लॉट ऑफ सकिनेट डज नॉट रिवर्स। देखो अभी मैंने बोला ना कि जो सक्सेसफुल सकिनेज है उसको सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारा सकिनेट डालना होगा, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? डज नॉट रिवर्स। जब हम बहुत सारा सकिनेट डालेंगे, वो बहुत ज्यादा पढ़ाई करेगा तो मेलोनेट जो मन लगा के पढ़ रहा है उसको भी फेल कर देगा। लेकिन यहाँ पे डज नॉट रिवर्स लिखा है, जबकि ये रिवर्स करता है। ठीक है, तो ये गलत है। ए नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड्स द एंजाइम एज अ साइड डिस्टिंक्ट। ये सही है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डायरेक्ट साइट पे नहीं जाके चुपके से वार करता है, जैसे कि आपके सोशल मीडिया। डायरेक्ट आपको नहीं लगेगा कि आपको पढ़ाई से अलग कर रहा है, चुपके से वार करता है। मेलोनेट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये सही है, मतलब आपको गलत पूछा था तो ये सही आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट? नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट बेटा कौन है? सुक्रोज है। ठीक है। सारे के सारे मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड में सुक्रोज आर नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज इंसुलिन डिपेंडेंट? देखो ये फिर से आपके टेबल से लिया गया, दैट इज GLUT4। इंसुलिन डिपेंडेंट GLUT4 होता है। ठीक है, ये फिर से आपके टेबल से क्वेश्चन लिया गया है। आइडेंटिफाई द करेक्ट नंबर ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट नंबर ऑफ स्टेटमेंट कौन कौन से? मोस्टली ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। सारे मोस्टली ऑल एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, यस, एक्सेप्ट वन राइबोजाइम, दैट इज आरएनए। ठीक है, सही है। ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम, ये गलत है। सम आरएनए लाइक राइबोजाइम कैन आल्सो एक्ट एज ए, ये सही है। द एंजाइम लाइज हेल्प टू ज्वाइन, ये गलत है। ये ब्रेक करता है एक्चुअली विदाउट द हेल्प ऑफ वाटर। ऑल एंजाइम में हैव मोर देन वन एक्टिव साइट, मोस्टली के होते हैं। ठीक है। ठीक है, एलोस्टेरिक होते हैं, नॉन एलोस्टेरिक। तो ऑल एंजाइम तो नहीं बोलेंगे, तो ये आपका एक तरह से सही भी है गलत भी है, तो इसको सही मान के चलो, 3 हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होमोपॉलीसेकेराइड? होमोपॉलीसेकेराइड होते हैं और हेट्रोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड वो होते हैं जो एक ही तरह के मोनोसेकेराइड से बने हुए होते हैं। हिपैरिन नहीं बना हुआ होता है। इनुलिन, इनुलिन इज मेड अप ऑफ फ्रक्टोज फ्रक्टोज फ्रक्टोज, बहुत सारे फ्रक्टोज से मिलाकर के इनुलिन बनता है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज ट्रू? ये कहां से लिखा हुआ आ रहा है भाई? ठीक है, प्रोटीन इज ट्रू। क्या सही है प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में? द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन रिप्रेजेंट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। नो, इट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। अगर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस दिया हुआ है तो वो क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर है, जस्ट वो लाइन से ऐसे लगे हुए हैं। द हेलिकल ऑफ प्रोटीन इज ऑलवेज लेफ्ट हैंडेड। नो, राइट हैंडेड। Adult human hemoglobin consists of 2 subunit. No, 4 subunit. 2 alpha globulin chain, 2 beta globulin chain. The left, और बच्चों में क्या होता है? अल्फा एंड गामा ग्लोबुलिन चेन। द लेफ्ट एंड ऑफ प्रोटीन इज C टर्मिनल एंड राइट एंड इज N टर्मिनल। नो, लेफ्ट वाला बेटा ऐसे याद रखो, लेफ्ट वाला N होता है और राइट में, राइट इधर है तो राइट के तरफ क्लोज हो रहा है, तो C से क्लोज, C टर्मिनल। ठीक है, क्लोज। प्रोटीन आर हेट्रोपॉलीमर कंटेनिंग स्ट्रिंग ऑफ अमीनो एसिड, ये सही है बस। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा इनकरेक्ट है? नियरली 1/3 ऑफ ऑल द एंजाइम रिक्वायर्ड द प्रेजेंस ऑफ मेटल आयन। यस, ये सही है और एनसीईआरटी की लाइन है बेटा ये। कोएंजाइम्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड बट देयर एसोसिएशन विथ हैपोएंजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट यूजुअली, ये सही है। प्रोस्थेटिक ग्रुप हमेशा जुड़ा रहता है, लेकिन जो कोएंजाइम है, कोफैक्टर, ये क्या करते हैं? एपोएंजाइम से सिर्फ उसी समय जुड़ेंगे जिस समय जरूरत होती है, कैटलिस्ट करना है, कुछ एक्टिविटी करनी है। ठीक है, तभी ये जुड़ते हैं। ट्रांजिएंट होते हैं, मतलब कि ट्रांजिएंट का मतलब हो गया टेम्पररी होना। वो एंजाइम इन सब से रिलेटेड दुनिया भर के ट्रिक्स पड़े हुए हैं, और वो ट्रिक्स से आपको इतनी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी ना बच्चे कि मैं बता नहीं सकती। बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी सारे ट्रिक्स को पढ़ने से। मेटल आयंस फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ साइड चेन एट एक्टिव साइट ऑफ मेटलोजाइम।
एंड द सेम टाइम वन मोर, ये सही है, ठीक है। एंड NADH एंड ये नियासिन कंटेन करते हैं, सही है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। जो मेटल आयन होते हैं ना, एक तरफ जुड़े हुए होते हैं एक्टिव साइड से और दूसरी तरफ सबस्ट्रेट्स के साथ जो है इधर बॉन्ड बना रहे हैं। ए फॉस्फोग्लिसराइड इज मेड अप ऑफ, फॉस्फोग्लिसराइड किसका बना हुआ होता है? फॉस्फोग्लिसराइड में बेटा ग्लिसरॉल होता है, एंड ग्लिसरॉल सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड दोनों में से किसी भी फैटी एसिड से जुड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है। और साथ में फॉस्फेट होता है, ग्लिसराइड का मतलब ग्लिसरॉल, फॉस्फो मतलब फॉस्फेट। तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यस सही है, ग्लिसरॉल से जुड़ा है एंड फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। देखो कितना कंफ्यूज किया है इस क्वेश्चन ने, सैचुरेटेड ओनली अनसैचुरेटेड, तो वहां भूल सकते हो। तो याद रखना फॉस्फोग्लिसराइड, ग्लिसराइड मतलब ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल जुड़ा है किससे? सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से, और साथ में फॉस्फेट है, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखना कि किस में डबल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होता है या सैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। एरिकडोनिक एसिड किसका एग्जाम्पल है? ये सब बेटा अच्छे से पढ़ के जाना आपको। प्यूरिन पसेस नाइट्रोजन एट, प्यूरिन में कहाँ कहाँ नाइट्रोजन होते हैं? 1379 में। और यही पिरिमिडीन की बात करें, पिरिमिडीन की बात करें तो बेटा 1 और 3 में होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 और 3 में नाइट्रोजन होते हैं। प्यूरिन का एग्जाम्पल आलू एंड गोभी, मतलब एडेनिन एंड गुआनिन। एंड पिरिमिडीन का एग्जाम्पल साइटोसिन गुआनिन एंड, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, कट। पिरिमिडीन का एग्जाम्पल कट, साइटोसिन यूरासिल एंड थाइमिन। एंड न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट, न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजन बेस, सुगर और साथ में फॉस्फेट। नाइट्रोजन बेस, सुगर एंड फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड में सुगर और नाइट्रोजन बेस होता है, ठीक है, बेस में हम सुगर मिला दिए, लेकिन जब हम साथ में ऊपर से फॉस्फेट छिड़क रहे हैं, लड्डू के ऊपर जब अभ्रक छिड़क रहे हैं ना, लड्डू के ऊपर कुछ और डाल रहे हैं चीजें, काजू बादाम, तो वो क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड बन गया, ठीक है। सेलेक्ट द एंजाइम, टाइप ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व इन फॉलोइंग रिएक्शन। S-G, ये क्या कर रहा है बेटा? देखो एस यहां था, एस कोई एस यहां था ना, ठीक है, एस जो है यहां आ गया सेकंड पोजीशन में, या मतलब समझो कि जी यहां था, जी थर्ड पोजीशन में आ गया, मतलब ट्रांसफर हो रहा है, मतलब ट्रांसफर हो रहा है, पोजीशन अलग जगह हो रहा है। ट्रू एंड फॉल्स बताना। बायोमोलिक्यूल्स आर इन मेटाबॉलिक फ्लक्स इन लिविंग स्टेट, ये सही है, एनसीईआरटी की लाइन है बेटा ये। बायोमोलिक्यूल हमेशा मेटाबॉलिक फ्लक्स में रहते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती रहती है बायोमोलिक्यूल्स की, एनाबॉलिज्म चलेगा या कैटाबॉलिज्म चलेगा लिविंग स्टेट में, जब मर जाओगे तो कुछ नहीं चलेगा। लिविंग प्रोसेस इज कांस्टेंट एफर्ट ऑफ प्रिवेंट फॉलिंग इनटू इक्विलिब्रियम, यस। लिविंग प्रोसेस चाहती है कि आप इक्विलिब्रियम में ना जाओ, इक्विलिब्रियम में अगर बॉडी गई कि ना तो कैटाबॉलिज्म चल रहा है अच्छे से, मतलब या तो कैटाबॉलिज्म ऊपर होना चाहिए या एनाबॉलिज्म ऊपर होना चाहिए, मतलब दोनों अगर बराबर हो गया ना बेटा तो क्या होता है? राम नाम सत्य है, ठीक है, बिल्कुल मोक्ष मिल जाता फिर तो। एंजाइम विटामिन हॉर्मोन्स हेल्प इन रेगुलेटिंग, यस। मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ये भी सही है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है इसी से तो। लिविंग स्टेट एंड मेटाबॉलिज्म इज सिनोनिमस, ये गलत है बेटा, कहीं कहीं इसको सही बता लेकिन मैं इसको गलत मानती हूँ, क्योंकि लिविंग स्टेट की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है ना, डिफाइनिंग फीचर, मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर फॉर द लिविंग स्टेट, और मेटाबॉलिज्म की वजह से आदमी जिंदा है, ठीक है, और ये नेसेसरी प्रोसेस है और डिफाइनिंग फीचर है इसका, सिनोनिम्स नहीं है। कि मेटाबॉलिज्म को आप लिविंग नहीं बोल सकते, मेटाबॉलिज्म फिर आप बाहर भी कर सकते हो। Lysases catalyze the removal of a group from a substrate without addition of water, ये सही है। Peroxidase and catalase have heme as a prosthetic group, ये सही है। A-N-T bonded by double bond, ये सही है। And G-N-C by triple bond, ठीक है, G-N-C by triple bond। सो आपसे क्या पूछा है? फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स पूछा है, एक को छोड़ करके, चार को छोड़ करके, इसमें ऑप्शन ही गलत दिया है, ठीक है, चार को छोड़ करके बेटा सभी आपका सही है। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। एनएडी, एनएडीपी आर कोएंजाइम्स डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन बी, ठीक है। नियासिन दैट इज विटामिन B3,
Catalytic activity is lost when the cofactor remove. Yes. Zinc is metal ion present as a cofactor of in carboxypeptidase. सही. तो इनकरेक्ट कोई भी नहीं है, ये हो गया करेक्ट आंसर. पिक आउट द एल्कलॉइड. एल्कलॉइड इसमें से कौन है बेटा? मॉर्फिन. और राइसिन क्या होता है? राइसिन अगर खा लिया ना, कैस्टर ऑयल के सीड में मिलता है, बस हो जाएगी वहीं पे. हैप्पी बर्थडे. मैक्रोमोलिक्यूल काइटिन इज. मैक्रोमोलिक्यूल काइटिन किसका बना हुआ होता है बेटा? नाइट्रोजन. नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड. अब ये डायग्राम देखो, ये कितनी जल्दी आगे जा रहा है. क्यों हो रहा है? क्योंकि एंजाइम है. एंजाइम एक्टिविटी को 10,000 20,000 1 मिलियन टाइम्स बढ़ा देता है. नहीं तो तुम आज का खाना ना 50 साल होते तक पचाते रह जाते. बहुत ज्यादा फास्ट करता है. तो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है विद द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, और बी इज द एब्सेंस ऑफ एंजाइम. द काइटिनस एंडो एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स किसके बने हुए होते हैं बेटा? दैट इज एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन के बने हुए होते हैं. एन एसिटाइल नाइट्रोजन. इसमें एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है? एक्स इज टेम्परेचर एंड वाई इज एंजाइमेटिक एक्टिविटी. पीएच के फॉर्म में भी दिया हो सकता है, यहाँ पीएच लिखा होता. इधर वाला हमेशा वाई एक्सिस पे हमेशा एंजाइम की एक्टिविटी होगी. एन एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक अमाइनो एसिड. जल्दी बताओ क्या होगा, अभी बताया मैंने. टायर की खुशबू फैन से फैल रही है, फिनाइल की खुशबू, सब के सब. ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट करेंगे. एसिड सॉल्युबल पूल में क्या आता है बेटा? एसिड सॉल्युबल पूल में सारे के सारे अमाइनो एसिड आते हैं, सारे के सारे मोनोसेकेराइड्स आते हैं. ठीक है, मोनोमर्स आते हैं सबके, तो मोनोसेकेराइड आएंगे. लिपिड भी स्मॉलेस्ट है, लेकिन ये किस में जाता है बेटा? एसिड इनसॉल्युबल पूल में. इसकी साइज कितनी होनी चाहिए? 18 से 800 डाल्टन होनी चाहिए. जिसकी साइज 18 से 800 डाल्टन, वो एसिड सॉल्युबल पूल में आता है. तो ऑर्गेनली किस में आते हैं? न्यूक्लियोटाइड किस में आएगा? सब एसिड सॉल्युबल पूल में आएगा. रीड करना फॉलोइंग स्टेटमेंट, मार्क द करेक्ट. सेलुलोज इज होमोपॉलीमर. क्या सेलुलोज होमोपॉलीमर है? यस. इनोलिन पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज. यस. इन अ पॉलीसेकेराइड से ग्लाइकोजन राइट एंड इज द रिड्यूसिंग एंड. यस, राइट एंड रिड्यूसिंग एंड होता है, एंड लेफ्ट एंड इज रिड्यूसिंग एंड गलत. ठीक है, तो 1 2 3 आपका सही है. और यहीं पे होता है ये सेशन कंप्लीट. आपको समझ में आया होगा कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने इंक्लूड किए हैं, सब कुछ मैंने इंक्लूड किया है बेटा. सो एज अ ग्रेटिट्यूड, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना. थैंक्स फॉर वॉचिंग. पढ़ते रहो और फीडबैक जरूर देना कि इस तरह के सेशन और बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं, या मैं 1 शॉट में जंप कर जाऊं. और ये वीडियो आपको नीट से रिलेट, और ये वीडियो आपको मेडिकल की किसी भी फील्ड की आप तैयारी करें उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.